हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल होमलैंड अकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 8 के बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और ये जनरल पर्सपेक्टिव से भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में कुछ हालांकि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है जिसके लिए आप परेशान होंगे, लेकिन हाँ, आप इस चैप्टर को ऐसे सोच के रखिए कि ये चैप्टर आपके जनरल बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बिना समय गवाएं आइए मेरे साथ शुरू कीजिए। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। इसका मतलब कि जैसे आप इसमें इस प्रक्रिया में आप अपने यंग वंस को ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे सोचिए, जीने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए, डाइजेशन चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, सर्कुलेशन चाहिए। इससे आपकी लाइफ खत्म नहीं होती। अगर आप रिप्रोडक्शन ना करें तो आपकी लाइफ खत्म नहीं होगी। हालांकि अगर आप डाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो आपकी लाइफ खतरे में है। रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा सोचिए, आपका खाना नहीं पच रहा है तो भी मुसीबत है। आप सांस लेने में दिक्कत हो रही तो भी मुसीबत है। दिल से या धड़कन से रिलेटेड कोई मुसीबत है तो भी आप खतरे में हैं। लेकिन अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो या रिप्रोडक्शन आपका नहीं हो पाता है तो इससे आपकी जान खतरे में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो आने वाले जो आपका जो पीढ़ी है, जिसके बाद जो आप जनरेशन चल रही है, वही खतरे में आ जाएगी। अगर रिप्रोडक्शन बंद कर दिया जाए तो पूरी मानव जाति या कोई भी प्रजाति जो रिप्रोडक्शन बंद करती है वो विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक समय बाद डेड हो जाएंगे। उनकी जगह लेने के लिए अगर नए ऑफस्प्रिंग्स या नए उनके यंग वंस नहीं होंगे तो वो वहीं के वहीं वो जनरेशन स्टॉप हो जाएगी कि नहीं। इसीलिए रिप्रोडक्शन एक अहम प्रोसेस है और रिप्रोडक्शन होता भी कई टाइप से है। आप ऐसे सोचिए कि हर एक, इवन जो कीटाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो भी रिप्रोडक्शन करता है। हम और आप भी रिप्रोडक्शन करते हैं, जानवर रिप्रोडक्शन करते हैं, पशु पक्षी सब रिप्रोडक्शन करते हैं। इवन प्लांट्स जो है, पौधे, वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। जो आप उनके फल खाते हैं, फल के अंदर सीड होता है, वही सीड आगे चल के, वो बीज जो है वो आगे चल के एक नया पौधा बना देता है। तो हर एक जो भी आज हम सस्टेनिंग चीजें देख रहे हैं अर्थ पे, सब कुछ रिप्रोडक्शन की वजह से ही है। अगर रिप्रोडक्शन ना करते तो वहीं का वहीं उनकी प्रजाति पूरी की पूरी समाप्त हो जाती। आइए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता कितने टाइप का है। तो रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप का। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा है जिसमें आपको दो पार्टनर्स की जरूरत नहीं है। दो पार्टनर्स मतलब एक मेल और एक फीमेल आके आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं। वो प्रक्रिया जो है वो एसेक्सुअल के लिए जरूरत नहीं है। जो आपका एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो ही आगे चल के अपना एक ऑफस्प्रिंग या अपना एक जो यंग वन है वो बना देता है। तो आप ऐसा सोचो, एक ही आदमी अपना एक, मतलब खुद ही से रिप्रोड्यूस कर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। ह्यूमंस में क्या होता है, नर और मादा दोनों अगर मीटिंग करते हैं तो बच्चे के अंदर कुछ नर के और कुछ मादा के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं दोनों से सिमिलर होता है या दोनों से डिफरेंट होता है। दोनों के जैसा आइडेंटिकल होना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस केस में देखिए, जब सिंगल पेरेंट, जैसे यहाँ पे हमने देखा है बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन आपके अमीबा में हो जाता है या और सारे यूनिसेलुलर, जो ये ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर वही ऑर्गेनिज्म करते हैं जो बहुत छोटे, बहुत सिंपल लेवल पे होते हैं। बड़े ऑर्गेनिज्म हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जब बैक्टीरिया की बात कर लो या मतलब कोई और भी जो यूनिसेलुलर एल्गे वगैरह हो गए, वो क्या करेंगे, जब बाइनरी फिशन करते हैं तो क्या होगा, एक से ही देखेंगे आप धीरे धीरे, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, एमीबा की, या मतलब कोई भी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो क्या हो रहे हैं, बाइनरी फिशन कर रहे हैं। देखिए एक ही सेल है, वो इनलार्ज हुआ, इसमें न्यूक्लियस जो है बीच में, ये न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होने लगा। पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर जाके धीरे से सेल क्या होगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। यहाँ पे अब देखिए दो सेल, एक सेल से दो सेल बन चुके हैं और दोनों सेल के पास अपना न्यूक्लियस है, लेकिन दोनों ही आइडेंटिकल होंगे। कोई फर्क उनमें, इस जो यंग वंस है और जो उनका पेरेंट सेल है, कोई भी फर्क नहीं होता है। एकदम क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब हूबहू एक जैसे। फिर ये हो गया आपका बाइनरी फिशन। दूसरा एक और एक सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो है आपका बर्डिंग। ये हमारा होता है हाइड्रा में, सिलेंड्रेटा होता है एक तरीके का। ये क्या है, ये देखिए आपका ये रहा हाइड्रा। हाइड्रा के ऊपर छोटा सा बल्ब जैसा प्रोजेक्शन पहले आता है, इसको हम बोलते हैं बड।
ठीक है, ये बल्ब जैसा प्रोजेक्शन ये बड है। धीरे धीरे करके ये प्रोजेक्शन बड़ा होते जाता है, बड़ा हो जाएगा और बड़ा होके कुछ ना कुछ ये हाइड्रा के जैसा ही बनने लगेगा और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। अब ये हाइड्रा अलग हो गया, इसी के जैसा एक और हाइड्रा यहाँ पे आ गया। ये समर सॉल्टिंग मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, ये बडिंग से क्या होता है, हाइड्रा जो है अपना रिप्रोड्यूस कर जाता है। ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया आपने। अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही क्या करते हैं, आपस में आके मेटिंग करते हैं और उससे क्या होता है, मेल अपना एक गैमीट और फीमेल अपनी एक गैमीट, दोनों लोग एक दूसरे को मतलब एक्सचेंज करते हैं। जब गैमीट्स क्या होती हैं, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। वही जाइगोट आगे चल के क्या होता है, डेवलप कर जाता है यंग वंस में। तो हमारे पास देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले दो टाइप के जंतु होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल, दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल। अब आप पूछेंगे सर ये यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या है, कुछ इसके जैसा क्या? नहीं, यहाँ पे आपका क्या होता है, यूनिसेक्सुअल ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है जिनके पास केवल एक ही टाइप का ऑर्गन होता है, या तो मेल ऑर्गन होगा या फीमेल ऑर्गन होगा, मतलब या तो नर होगे या मादा होगे। तो इस तरीके से हम और आप भी जनरली क्या हैं, यूनिसेक्सुअल। हमारे पास हम या तो मेल हैं या तो फीमेल हैं। लेकिन एक ऐसे जंतु भी आते हैं जिनके पास बोथ मेल एंड फीमेल होता है ऑर्गन, बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर लगे होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल कर लो अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म का नाम सुना है आपने? अर्थवॉर्म के पास क्या होता है, मेल गैमीट भी होता है और फीमेल गैमीट भी होता है। अब आप सोचोगे सर ये लोग रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, हालांकि अगर आप कहेंगे तो उसके लिए मैं विस्तार से एक शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि ये होते हैं बाइसेक्सुअल। इनके पास ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो हम बाइसेक्सुअल क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। ये क्या होंगे, दो अर्थवॉर्म पास में आएंगे, दो अर्थवॉर्म पास में आने के बाद क्या होगा, ये लोग अपना है जो अपना स्पर्म है वो एक्सचेंज कर देंगे, और स्पर्म एक दूसरे को देने के बाद क्या होगा, इनके पास अपना अपना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को दोनों गर्भवती कर देंगे। तो बड़ा अतरंगी इनका हिसाब किताब है। तो ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल। अब आ जाते हैं हम यूनिसेक्सुअल में। यूनिसेक्सुअल में हम जब बात करते हैं तो हमारे पास, हम एग्जाम्पल लेने के लिए सबसे अच्छे तो हमारे पास ह्यूमन ही है, जिनके पास क्या है, एक पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरे के पास होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या हो जाता है, इसमें होता क्या है कि मेल मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे हमें मिल जाता है स्पर्म, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मिल जाता है ओवम। ये स्पर्म आपका मेल गैमीट, ओवम आपका फीमेल गैमीट, दोनों मिलके बना देते हैं जाइगोट। वही जाइगोट क्या होता है, फिर आगे चल के डेवलप कर जाता है बेबी। ठीक है, तो ये जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल रहे हैं आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये दोनों गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन आपका दो टाइप का हो सकता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले आइए हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लेते हैं। देखिए, ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे आपके दिख रहा है, ये है आपका एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। टेस्टिस में आपका क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस में होता है स्पर्म का प्रोडक्शन। यही लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स आपके आगे चल के क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, मतलब यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। वो क्या होता है, फिर स्पर्म वहां से प्रोड्यूस होने के बाद अपना सेमाइनल वेसाइकल, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस होते हुए यूरेथ्रा में आता है, और यूरेथ्रा से फिर पेनिस के रास्ते वो क्या कर जाता है, इजैकुलेट हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका स्पर्म प्रोडक्शन होगा टेस्टिस में, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से स्पर्म जाएगा कहाँ पे, वास डिफरेंस में। मैंने छोटे छोटे और स्टेप्स बताए, आपके हायर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए आप जान लो कि क्या होता है, यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस
फिर एपिसिकल सेमिनल वेसिकल, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से होते हुए जाता है वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से फिर कहां आ जाता है, यूरेथ्रा। वास डिफरेंस देखिए, वास डिफरेंस से आता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से आपका जो है पेनिस जो ऑर्गन है, यहाँ पे ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यही क्या करता है, ये इम्प्रेग्नेट करने के लिए या आप यूरिनेट करने के लिए दोनों काम आता है। मतलब ये यूरिन भी यहीं से डिस्चार्ज होता है और स्पर्म भी यहीं से रिलीज होता है। तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका दोनों काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आइए बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे यहाँ पे टेस्टिस ने क्या किया है, स्पर्मेटोजेनेसिस किया है, वैसे ओवरी क्या करती है, oogenesis करती है। oogenesis माने प्रोडक्शन ऑफ ओवम। तो ये हमेशा ऐसा नहीं कि दोनों ओवरी एक साथ मतलब ओवम रिलीज करती हैं, अल्टरनेटली ये एक एक ओवरी काम करती है। ऐसा हर मंथ में एक बार ये जो है प्रोसेस होता है। यहाँ से ओवरी रिलीज होती है और वो कहाँ आ जाती है, आपकी आ जाती है फेलोपियन ट्यूब की तरफ। फेलोपियन ट्यूब में ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट की बात कर रहे हैं हम, यही फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है आपका। फेलोपियन ट्यूब में से ये चीज जो आपका ओवम है वो आ जाता है कहाँ पे, यूटेरस में। यूटेरस यानी उसको आप कोख या वोम बोलते हैं। यही यूटेरस में क्या होगा, यूटेरस में अपने आप को इम्प्लांट करेगा। जो मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे मिला है फेलोपियन ट्यूब में, वो आ जाएगा कहाँ पे, आ जाएगा आपका यूटेरस में। यूटेरस में अपने आप को इम्प्लांट कर देता। मतलब ये जो यूटेरस की वॉल्स हैं, यहाँ पे अपने आप के ब्लड कैपिलरीज वेसल्स वगैरह बना के ये अपने आप को जोड़ लेता है, ठीक है। और यहीं पे वो पूरा जो 9 महीने तक का एक ह्यूमन के केस में सरवाइव करता है। ये जो 9 महीने तक आपका जो यहाँ पे फीटस रह रहा है, ये 9 महीने की पीरियड को भी बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ये हर जानवरों के लिए, हर इंसान मतलब हर जानवरों के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए 3 महीने, किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 9 महीने। इवन हाथी का सबसे बड़ा गेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये मतलब जो बेबी है वो डेवलप करेगा। बट इन केस अगर ओवरी यहां से रिलीज होती है, ओवरी यहाँ पे आ जाती है यूटेरस में और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब मेल गैमेट नहीं आता है, तो फिर जो ये इम्प्लांट हुआ है, ये इम्प्लांट ढह जाता है और यहाँ की जितनी मांसपेशियां, छोटे मोटे ब्लड वेसल्स वगैरह बन गए हैं, वो सबको लेके क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इसी को हर मंथ जो मतलब ये साइकिल चलता है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप ये समझ गए कि मेल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप फर्टिलाइजेशन समझ गए। फर्टिलाइजेशन अब 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही अपने गैमेट्स को रिलीज कर देते हैं और दोनों के गैमेट्स क्या होते हैं, दोनों के गैमेट्स आगे चल के क्या होते हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। लेकिन ये क्रिया फीमेल के अंदर या मेल के अंदर नहीं हो रही, बाहर हो रही है। सपोज करिए पानी में हो रही है। जैसे मच्छर है, मच्छर ने पानी में अंडे दे दिए, दूसरा मेल मॉस्किटो ने क्या किया, वहां पे स्पर्म रिलीज कर दिया। अब उसी पानी में मेल फीमेल गैमेट मिल के जाइगोट बन गए और हजारों की संख्या में वहां से मच्छर तैयार होके आ गए, ठीक है। इसीलिए याद करिए आप लोग के ये जो अंडे होते हैं मॉस्किटो के, ये पानी जो ठहरा हुआ है उसी पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, तो वहां से बीमारियां, मच्छरों से होने वाली बीमारियां फैलना कॉमन है। तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा आप क्या करिए, उसमें पेट्रोल डीजल डाल दीजिए, तो पानी के ऊपर एक लेयर बन जाएगी पेट्रोल डीजल की, या जो भी आप केरोसिन वगैरह डालोगे, वो ऑयल की लेयर क्या करेगी ना, डेंसिटी को कम कर देगी, तो वो अंडे पानी में डूब जाएंगे। जब अंडे पानी में डूब जाएंगे तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा, या फिर वो मस्कीटो से आप बच जाएंगे। तो यही प्रिंसिपल है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पे इनकी पूरी साइकिल है। किसी मच्छर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कोई इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर सके। मच्छर हो गए, इवन जो मेंढक है, फ्रॉग आपका, वो भी क्या है, वो भी आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करता है। अच्छा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल है वो अपना जो स्पर्म है वो फीमेल को बॉडी में अंदर, फीमेल के अंदर इंजेक्ट करता है, और वो इंजेक्ट करता है या जिसको बोलते हैं इंसेमिनेशन करता है। फीमेल के अंदर इंसेमिनेट करेगा, फीमेल के अंदर ही क्या होगा, वो स्पर्म जाके ओवम के साथ यानी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, अंदर ही बेबी डेवलप करेगा, और उसके बाद बाहर क्या होगा,
जब बेबी डेवलप कर जाएगा तो दो तरीके से मतलब बच्चा डिलीवर हो सकता है, या तो वो अंडे से पहले बाहर आएगा, फिर अंडा बाहर बाद में हैच करके बेबी निकलेगा, या फिर डायरेक्ट ही यंग वंस बाहर आ जाएंगे। तो जिसमें क्या होता है, जिसमें पहले क्या होता है, फीमेल अंडे देती है, उनको बोलते हैं ओवीपेरस, और जिसमें बच्चे देती है फीमेल, उसको बोलते हैं वीवीपेरस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंडे देने वाले, जैसे आपका मुर्गी हो गई, आपके रेप्टाइल्स हो गए, स्नेक हो गए, ये सब क्या है, ये सब अंडे देते हैं, बर्ड्स वगैरह। और ह्यूमंस हो गए, काऊ, बफेलो, डॉग, गोट, ये सब क्या है, ये सब वीवीपेरस है, जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। और जितना टाइम पेट में रखते हैं बच्चे को, उसको बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, फिर कभी कभी क्या होता है, जो मेल है वो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पाता, या कुछ दिक्कतें फीमेल में हो सकती हैं, कुछ दिक्कतें मेल में हो सकती हैं, क्या पता स्पर्म काउंट कम हो, क्या पता आपका स्पर्म की मोटिलिटी कम हो। तो हालांकि देखिए, जो स्पर्म रिलीज होता है मेल के द्वारा, उसमें केवल यही नहीं कि केवल स्पर्म होते हैं, स्पर्म की संख्या आप समझो लाखों में होती है। तो स्पर्म में केवल स्पर्म नहीं रहते कि जो सिर्फ वो मतलब मेल गैमेट कह लो, स्पर्म होता है, उसके साथ फ्रक्टोज होता है जो क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी देता है। उसके अलावा आपका सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड के अलावा जिंक होता है। तो ये सब क्या है, ये सब स्पर्म के साथ आते हैं। तो स्पर्म के साथ ये जो कंपोनेंट्स हैं, उनको मिला के क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है सीमन। ठीक है, स्पर्म और उसके कंपोनेंट्स को मिला के बोलते हैं हम सीमन। ठीक है, आप ऐसा कह लो, अभी मैंने आप एक बात बताई यहाँ पे फ्रक्टोज वाली, वही एक ऐसी चीज है, आप ऐसा सोचो कि मेल बॉडी में ही फ्रक्टोज पाया जाता है उसके स्पर्म में। तो अगर कभी चेक हो तो कभी फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज नहीं पाया जाता। इससे आप एक चीज पता कर सकते हो, जब किसी मतलब किसी फीमेल का रेप हो जाए तो उसको टेस्ट करने का सबसे क्विकर तरीका होता है कि वहां पे क्या होगा, उस फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज पाया जाएगा, और नॉर्मली फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें क्या होता है, किसी भी कारण से चाहे मेल में कोई दिक्कत हो या फीमेल में कोई दिक्कत, सपोज करिए ओविडक्ट ब्लॉक हो रहा हो, तो वहां से क्या हो जाता है, स्पर्म उधर जा नहीं पाता है, तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो पाएगा। कई बार मेल का स्पर्म काउंट स्लो है, या क्या पता मोटिलिटी मतलब स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, या कुछ भी दिक्कत होने के कारण, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी कोई दिक्कतें हैं, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें मेल जो है फीमेल की मतलब जो ओवम को इंटरनली फ्यूज नहीं कर पा रहा है, मतलब इंटरनली फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए भी तरीका है हमारे पास, जिसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो माने लैब में। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक हेल्दी मेल का स्पर्म लेते हैं, मतलब फादर का स्पर्म लेंगे और मदर का ओवम लेंगे, उसको हम बाहर जो एनवायरनमेंट देके टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको फ्यूज करके जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट बनने के बाद हम उसको एक वीक के बाद वापस फीमेल के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। फिर वहां पे वो क्या होता है, जाइगोट धीरे धीरे अपना यूटेरस का वॉल बना के बेबी को डेवलप कराने में हेल्प कराता है, आगे का प्रोसेस नेचुरली होता है। तो शुरुआत में जो हमने फर्टिलाइजेशन को बाहर करा दिया, फीमेल की बॉडी में ना करा के बाहर टेस्ट ट्यूब में करा दिया, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, और जिससे जो बेबी बनता है उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, फिर एक बार बेबी का मतलब जब जाइगोट बन गया ना, तो जाइगोट ही बेबी का पहला सेल होता है। उसके बाद जाइगोट लगातार क्या करता रहता है, सेल डिवीजन करता रहता है, और सेल डिवीजन करते करते धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसी सेल से, एक सेल से, दो सेल से, चार सेल से, 8 सेल से, 16 सेल, ऐसे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या होता है, ब्लास्टोमिया ब्लास्टोसिस्ट की बहुत सारी स्टेजेस पार करते करते वो धीरे धीरे आप जाहिर होने लगेगा कि ये है बच्चे के हाथ पैर। आप अल्ट्रासाउंड वगैरह में देखोगे तो हाथ पैर पता चलने लगते हैं। जब बेबी के हाथ पैर पता चलने लगे तो आप उसको क्या बोल सकते हो, फीटस बोल सकते हो। क्या बोलोगे, फीटस। वो फीटस क्या होगा, वो फीटस 9 महीने तक पेट में रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पार्चुरेशन का प्रोसेस होगा, मतलब वो बेबी डिलीवर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक बार तो आपने यहाँ पे समझ लिया, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है कि जाइगोट जो बनता है वो डेवलपमेंटल बहुत सारे फेजेस के थ्रू जाता है, उसके बाद वो यंग वन जैसा होता है।
नॉर्मली ऐसा नहीं कि वो माँ के पेट से एकदम तैयार निकल रहा है। वो क्या होता है, बहुत सारे फेजेस से गुजरता है। जैसे आपने बटरफ्लाई के केसेस में देखा होगा, प्यूपा वगैरह बनता है। फ्रॉग के केस में देखा होगा, टैडपोल वगैरह आता है। तो ये सब क्या है, इसमें जो डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरती हुई बॉडी आगे चल के डायरेक्ट यंग वन में ट्रांसफर हो रही है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये ऐसा प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें जो आपका जाइगोट है वो बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस के थ्रू होता हुआ कहां पे पहुंच जाता है, आपके फाइनल स्टेज में एक यंग वन में ट्रांसफर होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग इस चैप्टर को हॉलिस्टिकली कवर कर चुके हैं। ये आपके क्लास 8 के लिए था। बाकी अगर आप इसको फर्दर डिटेलिंग देखेंगे तो आपके आगे के क्लासेस में भी आएगा बार बार। तो आप इसको बेस यहीं से क्लियर करके चलें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।